हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके चैनल शिवम सर बायोलॉजी में। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट किया था पूरा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन जो चैप्टर हमको समझना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे। हमको क्या क्या रिकॉल करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज हमको ये समझनी है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। इसको आपको सिंपल सा समझना है। तो बच्चा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये मतलब होता है कि आप जो भी एक्शंस करो वो प्रॉपर करो। यानी कि अगर आपका हाथ किसी गर्म जगह पे टच हो जाए तो आप वहां से हाथ हटा लो, ना कि आप वहां पे और हाथ लगा दो। अगर आप वहां और हाथ लगा रहे हो, इसका मतलब जो फंक्शन है वो प्रॉपरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड नहीं है। पहली चीज समझ में आई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका क्या है कि मान लो कि अगर आपका हाथ, मान लो अगर आपकी आंख में कोई तेज रोशनी जा रही है, तो जब आपकी आंखों में कोई तेज रोशनी जाएगी, तेज लाइट जाएगी, तो आपकी आंख क्या होगी? बंद हो जाएगी। आप ऐसा तो करोगे नहीं कि भैया आंख और ज्यादा बड़ी कर लो, है ना, और कहो भैया जा कितनी रोशनी जाओगे। ऐसा तो करोगे नहीं ना। आपकी आंख बंद होगी। आपकी आंख क्यों बंद हुई है? क्योंकि ये फंक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड है। और ऐसा हो रहा है कि आपकी आंख में किसी तरह का कोई डैमेज ना हो, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब बात शुरू ये होती है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेगा कौन हमारी बॉडी में। इसके लिए आपकी बॉडी में है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, साथ साथ में आपकी बॉडी है मस्कुलर टिश्यू, जो कि मसल्स को मूव करवाती है, जिससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होने पाता है। अब आपके दिमाग में आगा क्या सर, प्लांट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है? तो बिल्कुल बाबू, प्लांट में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। और प्लांट में इंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, प्लांट में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। तो प्लांट में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं, है ना। दूसरा चैप्टर है आपका, कौन सा चैप्टर है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगला चैप्टर है आपका बाबू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आपको इसका एक एग्जांपल समझना है। क्या समझना है? व्हेन अ ब्राइट लाइट, व्हेन अ ब्राइट लाइट fall on our eye, fall on our eye, we simply close our eye, close our eye। इसका क्या मतलब है? जब भी हमारे आंखों में अगर कोई ब्राइट लाइट आएगी, कोई तेज रोशनी आएगी, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? अपनी आंख को बंद कर लेंगे। बात समझ में आई? दूसरा यहां पे अगर एग्जांपल देखें तो दूसरा एग्जांपल क्या है? व्हेन वी टच अ when we touch a when we touch a या when we touch an any hot object accidentally, then we quickly remove our hand। यानी कि जब भी अगर आपकी आंख में तेज रोशनी आएगी, आप अपनी आंख बंद कर लोगे, या फिर अगर आपका हाथ किसी गर्म जगह पे टच हो जाएगा तो आप क्या करोगे? अपने हाथ को रिमूव कर लोगे। समझ बात आई? समझ बात आई कि नहीं? यहां तक आप क्या करोगे? अपने हाथ को रिमूव कर लोगे। अब आगे की ध्यान से देखो। दीज एबव रिस्पॉन्स आर, यानी ये जो अभी रिस्पॉन्स हुआ है, दीज एबव रिस्पॉन्स आर highly coordinated in our body। यानी कि ये जो रिस्पॉन्स है, ये हमारी बॉडी में बहुत प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेटेड का मतलब, अगर आपका हाथ किसी गर्म जगह पे जाएगा तो आप अपना हाथ वहां से हटाओगे, ये नहीं कि हाथ उसी में झोंक दोगे। बात समझ में आई ना? आप हाथ हटा रहे हो, इसका मतलब जो आपने रिस्पॉन्स किया वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड है। बात समझ में आई? वही यहां पे लिखा है
द एबो रिस्पॉन्स आर हाईली कोऑर्डिनेटेड इन अवर बॉडी। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, हाउ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन occur in our body, occur in our body। लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता कैसे हमारी बॉडी में? बात समझ में आई? तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें या सिंपल सी बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात करें, इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर बाय, इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर बाय हमारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहां से होता है? सबसे पहला होता है नर्वस सिस्टम। दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहां से होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बच्चा सबसे पहले होता है नर्वस सिस्टम। दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। बात समझ में आ रही ना? हमारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है नर्वस सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम से। इसके साथ साथ में हमारी मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होती है, मसल टिश्यू, यानी कि हमारी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। क्योंकि जो भी हमारा नर्व सेल मैसेज भेजेगा उसको अंत में करना किसको है? हमारी मसल्स को ही तो करना। अगर आपका हाथ किसी गर्म जगह पे है और आपका हाथ वहां से हटवाना है, मसल कह दे हम हाथ ना हटो बे, जोन करे कोई कर लो, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। या फिर आंख खुली है, तेज रोशनी पड़ रही है, आंख की मसल्स कह दे हम ना ब्लिंक करेंगे, आंख जो करना हो कर लो, इसको जो होना हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? या इसी तरह तुम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पड़ गए, तुमको कुत्ता दौड़ा लिया, क्योंकि तुम कुत्ते को दौड़ाए थे किसी जमाने में, तो जब तुमको कुत्ता दौड़ा लिया तो उस टाइम पे क्या हुआ? तुम्हारी एड्रिनल ग्लैंड ने एक हार्मोन निकाला, एड्रेनलिन हार्मोन। इसके बाद तुम तेजी से दौड़ना शुरू करे, लेकिन तुम्हारा हार्ट कहते भैया हम धड़क भी नहीं करेंगे तेज तेज, तो ऑक्सीजन ही बढ़िया से नहीं सप्लाई होगी। मसल कह दे कि भैया हम आगे नहीं भागेंगे, हम पीछे भागेंगे कुत्ते की तरफ और हमें का कटवाए के रहा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मतलब हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए इन सारी चीजों का अच्छे से वर्क करना जरूरी है। नर्वस सिस्टम भी अच्छे से वर्क करे, एंडोक्राइन सिस्टम भी अच्छे से वर्क करे, और साथ साथ में हमारी मसल्स भी अच्छे से वर्क करे। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसी तरह अगर हम प्लांट की बात करें, इन प्लांट, तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? इन प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन is performed by प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? तो प्लांट में होते हैं फाइटोहॉर्मोन्स, यानी प्लांट में हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, फाइटोहॉर्मोन्स क्या होते हैं बच्चा? प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स कौन कौन से प्लांट हॉर्मोन्स प्लांट में? जैसे आप पढ़ोगे ऑक्सिन, ऑक्सिन के साथ जिबरलिन, जिबरलिन के साथ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के बाद एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड के बाद इथाइलिन। तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहां से होता है? हॉर्मोन्स की वजह से होता है। बात समझ में आई? और जब ये हॉर्मोन्स प्लांट में रिलीज होते हैं तो प्लांट रिस्पॉन्स कैसे करता है? प्लांट इस कंडीशन में रिस्पॉन्स कैसे करता है? मूवमेंट करके। प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करेगा बाबू? मूवमेंट करके। और प्लांट में कैसी मूवमेंट होती है? दो तरह की। सबसे पहली मूवमेंट होती है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, और दूसरी जो प्लांट में मूवमेंट होगी वो कैसी होगी? नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। यानी कि आपको यहां पे समझना क्या है? अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे परफॉर्म होता है? प्लांट में फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं जहां से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होता है। प्लांट हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। और जब ये सारे प्लांट में रिलीज होते हैं तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता है? कुछ ना कुछ प्लांट इसमें मूवमेंट करेगा। वो मूवमेंट दो तरह का हो सकता है, एक ग्रोथ रिलेटेड हो सकता है, एक नॉन ग्रोथ रिलेटेड हो सकता है।
साथ साथ में प्लांट इसी तरह से क्या करता है, किसी भी चीज को रिस्पॉन्स करता है। इसके साथ साथ दो और मूवमेंट पढ़ना है आपको, ठीक है, एक नेस्टिक मूवमेंट पढ़ना है, ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ना है। यानी एक डायरेक्शनल मूवमेंट पढ़ोगे, एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट पढ़ोगे। इसी ग्रोथ और नॉन ग्रोथ रिलेटेड के अंदर सब हेडिंग में हमको ये सारी चीजें समझनी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। अब हम लोग समझने जा रहे हैं एनिमल नर्वस सिस्टम। ध्यान से समझना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? एनिमल नर्वस सिस्टम। एनिमल नर्वस सिस्टम। अभी हम इंडोक्राइन सिस्टम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या समझना है एनिमल में? एनिमल में किस चीज के बारे में समझना है? एनिमल के नर्वस सिस्टम के बारे में समझना है। तो ध्यान से देखना, एनिमल्स का नर्वस सिस्टम और इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। एनिमल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? तो अगर एनिमल नर्वस सिस्टम की बात करें तो एनिमल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, या ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है नर्व सेल, नर्व सेल या न्यूरॉन, न्यूरॉन। और दूसरा कौन क्या होता है? मसल, मसल। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में दो चीजों से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला नर्व सेल या न्यूरॉन, और दूसरा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मसल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कुछ नर्व सेल के बारे में हम लोग कुछ अलग से बातें कर लेते हैं और नर्व सेल के बारे में समझते हैं। अगर नर्व सेल की बात करें तो इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी, ऑफ अवर बॉडी। ये हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है। इसके बाद इट डू नॉट डिवाइड, ये कभी डिवाइड नहीं करती। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि अगर किसी पर्सन की एज 60 क्रॉस कर जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी नर्व सेल होती हैं, उस पर्सन की नर्व सेल होती है वो डेड हो जाती हैं। और जब उस पर्सन की नर्व सेल डेड हो जाती है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है। तो वही यहां पे लिखा है, नर्व सेल क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का, एंड इट डू नॉट डिवाइड। क्यों डिवाइड नहीं करता? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। किसकी वजह से? सेंट्रियोल की एब्सेंस की वजह से हमारा नर्व सेल डिवाइड नहीं करता। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद अगला टॉपिक ध्यान से देखो। अगला टॉपिक क्या है? हाउ ह्यूमन या हाउ एनिमल रिस्पॉन्स टू, हाउ एनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई। यानी कि कोई एनिमल्स किसी स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्स करता है। स्टिमुलाई क्या होता है? ध्यान से सुनो। स्टिमुलाई क्या होता है? एनी चेंज इन एनवायरमेंट, एनी चेंज इन एनवायरमेंट, इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट टू विच वी रिस्पॉन्स, टू विच वी रिस्पॉन्स, वी रिस्पॉन्स, उसको हम लोग स्टिमुलाई बोलते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है? हाउ एनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी एनिमल किसी स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्स करता है, यानी अगर उसके वातावरण में चेंज हुआ तो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। जैसे अगर आप रास्ते से जा रहे हो तो रास्ते से जाते टाइम मान लो कहीं बदबू आ रही है, आपने नाक बंद कर लिया, तो बदबू क्या थे? स्टिमुलाई थी। स्मेल क्या थे? स्टिमुलाई। और आपने रिस्पॉन्स कैसे किया? नाक बंद करके रिस्पॉन्स किया। इसी तरह आंख में तेज रोशनी पड़ी, आपने आंख बंद कर लिया, तेज रोशनी क्या है? स्टिमुलाई, और आपने आंख बंद कर लिया, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। तो उसी चीज को हमको समझना है, हाउ एनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी कोई एनिमल अगर कोई एनवायरमेंट में चेंज होता है तो उस एनवायरमेंट के चेंज को वो एनिमल रिस्पॉन्स कैसे करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिटेक्ट करना पड़ेगा स्टिमुलाई को, यानी कि रिस्पॉन्स करने से पहले स्टिमुलाई डिटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अगली चीज हमको क्या समझनी है? टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, टू रिस्पॉन्स टू stimuli, stimuli, we have to first detect the stimuli, detect the stimuli। यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलाई को करने से पहले आपको स्टिमुलाई डिटेक्ट करना पड़ेगा। अब डिटेक्ट कैसे करोगे? हाउ वी डिटेक्ट स्टिमुलाई, हाउ वी डिटेक्ट स्टिमुलाई,
स्टिमुलाई। हम लोग स्टिमुलाई को कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? वी डिटेक्ट स्टिमुलाई, वी डिटेक्ट स्टिमुलाई, स्टिमुलाई with the help of with the help of our sense organ, our sense organ। यानी कि हम लोग किसी स्टिमुलाई को कैसे डिटेक्ट करते हैं? हम लोग स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। बात समझ में आई? अपने सेंस ऑर्गन की मदद से हम लोग किसी भी स्टिमुलाई को प्रॉपर वे में क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। अब अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें, अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें तो हमारे पास 5 तरह के सेंस ऑर्गन है। यानी कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है बच्चों? 5 सेंस ऑर्गन है। सबसे पहला सेंस ऑर्गन कौन सा है? आई। और कौन सा है? ईयर। और कौन सा है? नोज। और कौन सा है? स्किन। और कौन सा है? टंग। तो अगर हम बच्चों सेंस ऑर्गन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 5 तरह के सेंस ऑर्गन है। वो 5 तरह के सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। और इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? इन सेंस ऑर्गन्स में होता है रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स जिससे कि हम लोग स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। आंख के अगर रिसेप्टर की बात करें तो आंख में जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा रिसेप्टर होगा? फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर। और फोटो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है बाबू? लाइट डिटेक्ट करता है। तो अगर हम अपने सेंस ऑर्गन की बात करें तो हमारे पास 5 तरह के सेंस ऑर्गन है। सबसे पहला आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। अगर हम आंख की बात करें तो आंख में कौन सा रिसेप्टर है? फोटो रिसेप्टर है। फोटो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? लाइट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये किसको डिटेक्ट करेगा? लाइट को डिटेक्ट करेगा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ईयर, ईयर में कौन सा रिसेप्टर होता है? फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्ट करेगा साउंड, साउंड यानी कि नॉइस। तो कान में कौन सा रिसेप्टर है बच्चा? फोनो रिसेप्टर। कान से फोन से बात करते हो तो फोनो रिसेप्टर। और इसमें क्या प्रेजेंट, ये किस चीज को डिटेक्ट करता है? साउंड को डिटेक्ट करता है। अगर हम नाक की बात करें तो हमारे नाक में कौन सा रिसेप्टर होता है? ध्यान से देखो, अगर हम नाक की बात करें तो हमारे नाक में कौन सा रिसेप्टर होता है? अगर हम नाक की बात करें तो नाक में जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा है? बताओ। नाक में रिसेप्टर होता है आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? स्मेल डिटेक्ट करता है। ठीक है, स्किन की बात करें कौन सा रिसेप्टर है? थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करेगा बताओ? थर्मो रिसेप्टर ये डिटेक्ट करता है टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो थर्मो रिसेप्टर बच्चा टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। और लास्ट में है टंग, टंग में कौन सा रिसेप्टर होता है? गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, रिसेप्टर। और गस्टेटरी रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है बताओ? गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट करता है आपका, ये डिटेक्ट करेगा टेस्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? टेस्ट। ठीक है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर आपका डिटेक्ट करेगा टेस्ट। तो यहां पे 5 तरह के सेंस ऑर्गन है और उनसे लगे हुए रिसेप्टर है। अगर आंख की बात करें तो आंख में फोटो रिसेप्टर होता है जिससे हम लोग लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अगर हम ईयर की बात करें तो फोनो रिसेप्टर है जिससे साउंड को डिटेक्ट करते हैं। अगर नोज की बात करें तो नाक पे कौन सा रिसेप्टर है? और फैक्टरी रिसेप्टर जिसमें स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। अगर हम लोग यहां पे बात करें अगली चीज की, किसकी बात करें हम लोग? अगली चीज की, स्किन की। स्किन में कौन सा रिसेप्टर है? थर्मो रिसेप्टर जिससे हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं? टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं। और लास्ट में है टंग, टंग में कौन सा रिसेप्टर होता है? गस्टेटरी रिसेप्टर। और उससे हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं बच्चों? टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हम लोग आगे समझेंगे नर्व सेल का स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगला टॉपिक क्या समझेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल। तो आपने कई बार नर्व सेल का स्ट्रक्चर समझा होगा, आज एक बार और समझ लो, है ना? नर्व सेल का स्ट्रक्चर, तो नर्व सेल आपका कुछ ऐसे होता है। लॉन्गेस्ट सेल है आपके बॉडी की नर्व सेल, ठीक है।
बहुत ध्यान से समझना। और 9 सेल सारे बच्चों को बनाना आना चाहिए। ये 9 सेल हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पे ऐसा स्ट्रक्चर कुछ आता है, ये इसकी डेंड्राइट्स हो गई। सर 12 सिंगे की तरह बना रहे, 12 सिंगा नहीं है बाबू, डेंड्राइट्स है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे बन रहा है, डेंड्राइट्स बन रहा है। तो ये यहाँ डेंड्राइट्स का फॉर्मेशन हो गया। ये इसके बाद अब हम लोग इसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है ये डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स के बाद क्या है, ये है सेल बॉडी। इसका एक और क्या नाम है, साइटोन। ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस। और यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट क्या है, ये है एक्सॉन। और यहां पे कुछ नर्व सेल में ऊपर एक कोटिंग होती है, कुछ नर्व सेल में कोटिंग होती है, ठीक है, एक्सॉन के ऊपर कोटिंग। इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। इसके बाद ये लास्ट में क्या है, साइनैप्टिक नॉब। साइनैप्टिक नॉब, ये लास्ट में आपका साइनैप्टिक नॉब है, ध्यान से समझना। ये लास्ट में आपका साइनैप्टिक नॉब, साइनैप्टिक नॉब। और साइनैप्टिक नॉब के बाद ये है आपकी नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, एंडिंग। तो ये साइनैप्टिक नॉब है, इसके अंदर भरा रहता है न्यूरोट्रांसमीटर और साथ में आपकी नर्व एंडिंग। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एक बार ध्यान से देखो इसको और फिर से समझो इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद अंदर क्या है, न्यूक्लियस। इसके बाद है एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर कोटिंग होती है माइलिन शीथ की। लास्ट में है नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग में ही क्या होता है, साइनैप्टिक नॉब होता है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसके बाद आपको इसका फंक्शन बताते हैं। फंक्शन क्या है, ध्यान से देखो। इफ यू टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, इफ यू टच यानी कि इंफॉर्मेशन आपके नर्व सेल से ट्रेवल कैसे करती है ब्रेन तक। तो इफ यू टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, एनी हॉट ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो या अगर आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हो तो होता क्या है, द सेंस ऑर्गन, द सेंस ऑर्गन डिटेक्ट स्टिमुलाई, डिटेक्ट स्टिमुलाई। सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं एंड केमिकल रिएक्शन अगर, और वहां पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन अगर, केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, इट जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। इफ यू टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी गर्म चीज को छूते हो तो गर्म चीज को छूने के बाद क्या होता है, जो आपके सेंस ऑर्गन होते हैं वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि हीट को डिटेक्ट करेंगे। हीट को डिटेक्ट करने के बाद केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन से क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। बात समझ में आई। तो अब यहां पे आपको समझना है, अब यहां से आपके नर्व सेल का पार्ट शुरू हो जाता है। अब हम डेंड्राइट्स की बात करेंगे। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, इट रिसीव द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इट रिसीव द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में कि कहां पे इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, कहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है और रिसीव होता है, आंसर क्या आएगा, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स पे क्या होता है, इट रिसीव द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिसीव करने के बाद डेंड्राइट्स इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर करता है सेल बॉडी। सेल बॉडी से कहां आता है, एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या करता है, इसको ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट करता है
ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोल लो, नर्व इंपल्स। ये नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करेगा, किसके पास ट्रांसमिट करेगा? नर्व एंडिंग। और जब नर्व एंडिंग में मैसेज इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, मान लो अगर आपके हाथ किसी गर्म चीज पे लग गया, तो गर्म चीज पे लगते ही क्या होगा, आपका जो हाथ में रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर, उसको डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स इंफॉर्मेशन कहां पे रिसीव होगी? वो रिसीव होगी डेंड्राइट्स पे। डेंड्राइट के बाद इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद कहां जाएगी? एक्सॉन। एक्सॉन के बाद कहां जाएगी? नर्व एंडिंग में जाएगी। बात समझ में आई? और जब इंफॉर्मेशन नर्व एंडिंग में चली जाएगी, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा? केमिकल सिग्नल में। यानी कि यहां पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है नर्व एंडिंग पे, नर्व एंडिंग पे क्या होता है, यहां पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होता है किसमें? केमिकल में या केमिकल सिग्नल में। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां कन्वर्ट होगा केमिकल सिग्नल में। ध्यान से देखो, यहां तक आया आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहां तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, फिर यहां पे ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा, यहां ये कुछ केमिकल रिलीज करेगा, और इस केमिकल को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल है जैसे एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, इसके साथ डोपामीन, डोपामीन, एड्रेलिन। तो ये सारे यहां न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस गैप को क्रॉस करते हैं, यानी ये जो जहां रिलीज होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। यानी ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां रिलीज होते हैं? साइनैप्स। तो साइनैप्स क्या है? साइनैप्स एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसमें कन्वर्ट होता है? केमिकल में। इसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर इस साइनैप्स को क्रॉस करेंगे, और साइनैप्स को क्रॉस करते ही इसके आगे एक नया नर्व सेल होगा। ध्यान से समझना, साइनैप्स को क्रॉस करते एक नया नर्व सेल होगा, और यहां पे ये डेंड्राइट्स होगी। तो जैसे ही ये जो केमिकल है, जैसे एसिटाइल कोलिन, जैसे ही ये केमिकल इस डेंड्राइट्स के कांटेक्ट में आएगा, फिर से जो इलेक्ट्रिक जो केमिकल सिग्नल है किसके कांटेक्ट में आया? डेंड्राइट्स के कांटेक्ट में। जैसे ये अगले डेंड्राइट के कांटेक्ट में आएगा, तो यहां पे जो केमिकल है, ये केमिकल फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल में। और इस तरह से इंफॉर्मेशन एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में पास होते होते कहां तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी? इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी आपके ब्रेन तक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर से ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल में इंफॉर्मेशन रिसीव कहां हो रहा है? डेंड्राइट्स में। जब भी कोई स्टिमुलाई आता है, स्टिमुलाई क्या होता है? एनी चेंज इन एनवायरनमेंट टू व्हिच रिस्पांस इज नोन एज स्टिमुलाई। तो जब भी कोई स्टिमुलाई आता है, तो आपका नर्व सेल का जो डेंड्राइट का टिप होता है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां जाता है? वो जाता है आपका यहां पे सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद कहां जाएगा? एक्सॉन। एक्सॉन के बाद कहां जाएगा? नर्व एंडिंग। और नर्व एंडिंग पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केमिकल में। वहां पे कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जैसे एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर है। यानी कि और ये रिलीज कहां होंगे? साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है? इट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। और साइनैप्स पे जब ये सब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, तो फिर से दूसरा नर्व सेल उसके पास में ही रहेगा। तो ये इंफॉर्मेशन कहां चली जाएगी? दूसरे नर्व सेल में चली जाएगी। और जैसे ही दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स पे केमिकल जाएगा, वो केमिकल फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल में। और इस तरह से इंफॉर्मेशन कहां पे पहुंचती है? हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम इन सारी चीजों को एक बार आपके लिए समराइज कर देते हैं, और ध्यान से आपको समझना। सबसे पहले क्या है यहां पे? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या करता है? रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, रिसीव द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रिसीव करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जिसको नर्व इंपल्स भी बोलते हैं। इसके बाद डेंड्राइट से कहां जाती इंफॉर्मेशन? सेल बॉडी। सेल बॉडी से कहां जाती है? एक्सॉन। एक्सॉन से कहां जाती है? नर्व एंडिंग। और यहां तक क्या चल रहा है? यहां तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही चल रहा है। ईआई का मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यहां भी क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। नर्व एंडिंग पे भी क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यहां तक बात समझ में आई? अब जब नर्व एंडिंग तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा, तो नर्व एंडिंग पे क्या रिलीज होता है? नर्व एंडिंग पे रिलीज होता है, नर्व एंडिंग पे
रिलीज होता है, क्या रिलीज होगा? न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर। यानी कि नर्व एंडिंग पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, यानी कि नर्व इंपल्स होगा, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल लिख लो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केमिकल में, केमिकल में। और जहां पे कन्वर्ट होगा उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनैप्स। ये केमिकल रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, कहां पे रिलीज होता है बाबू? साइनैप्स पे। साइनैप्स क्या होता है? ध्यान से देखो, साइनैप्स को बोलते हैं इट इज द जंक्शन बिटवीन, इट इज द जंक्शन बिटवीन, इसका मतलब बिटवीन होता है, ठीक है, टू न्यूरॉन, टू न्यूरॉन। तो साइनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। इसके बाद क्या होता है? ध्यान से समझो, साइनैप्स से फिर चीजें आगे ट्रांसपोर्ट होंगी, कहां होंगी? अगले नर्व सेल में, अगले नर्व सेल में इंफॉर्मेशन जाएगी, और इस नर्व सेल से कहां तक पहुंचेगी? हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है। अब ध्यान से सुनो, साइनैप्स से जब दूसरे नर्व सेल में जाएगी इंफॉर्मेशन, तो उस टाइम पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केमिकल में। तो यहां पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल, एक सेकंड, केमिकल सिग्नल, साइनैप्स पे क्या हो गया था? इट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। और साइनैप्स पे हुआ क्या था? साइनैप्स पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? केमिकल में। यानी कि यहां न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ साइनैप्स पे। अब क्या होगा अगले नर्व सेल में? अगले नर्व सेल में क्या होगा? जो केमिकल है, अगले नर्व सेल में जो यहां पे केमिकल है, केमिकल सिग्नल, केमिकल फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल। अगले में क्या होगा? केमिकल सिग्नल फिर से कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल में, और इस तरह से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगी। यहां तक में कोई समस्या तो नहीं है ना? अगर कोई पूछे इंफॉर्मेशन कहां पे आता है, तो डेंड्राइट्स पे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल में कहां कन्वर्ट होते हैं? साइनैप्स पे। नर्व इंपल्स ट्रांसमिट कौन करता है? एक्सॉन करता है। यहां तक बात समझ में? अब एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है थोड़ी सी, वो आपको बता देते हैं। एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, और एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी आपको क्या बता रही है, वो ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी की एक्टिविटी आपको क्या बता रही है? एनसीईआरटी की एक्टिविटी आपको बता रही है कि अगर आपको स्मेल नहीं आ रही है तो क्या होगा? स्मेल ना आने के केस में आपका जो नाक है, नाक में कौन सा रिसेप्टर है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या है आपका? ब्लॉक है। अगर आपको किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही, जैसे आपने खाना खाया, आपको पता चल रहा है नमकीन गया है, मीठा गया है, लेकिन आपको स्मेल नहीं आ रही उसकी, आपको उसका स्वाद नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब आपकी जो नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर वो ब्लॉक है, लेकिन आपकी जो टंग का गस्टेटरी रिसेप्टर है वो सही है। आपको दो ही रिसेप्टर इसमें बहुत ध्यान से समझना है, आपको दो रिसेप्टर इसमें बहुत ध्यान से समझना है जो आपके एनसीईआरटी में है। सबसे पहला है आपका नोज वाला रिसेप्टर, नाक में कौन सा है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, ठीक है। और जो दूसरा रिसेप्टर आपको ध्यान से समझना है, वो कौन सा समझना है? टंग वाला रिसेप्टर। ये कौन सा रिसेप्टर है? गस्टेटरी रिसेप्टर, जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब हम लोग ये सारी चीजें एक बार एनसीईआरटी से समझ लेते हैं, और एनसीईआरटी से हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। चलो एक बार एनसीईआरटी से सारी चीजें समझ लेते हैं। ओपन हो जाओ एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में कौन सा टॉपिक ओपन करना है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10। नोट्स नहीं चाहिए भैया, पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ एनसीईआरटी। ध्यान से समझना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पीडीएफ देखो, इसको देखो ध्यान से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसको बहुत ध्यान से बच्चों समझना है, एनसीईआरटी एक एक लाइन समझनी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। चलो ध्यान से देखो, देखो इसमें बता रहा है, इन प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस मेंटेनेंस फंक्शन परफॉर्म करती है,
जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देयर वी हैड स्टार्टेड विद अ नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग इट इज अलाइव। वहां पे हमने कहां से स्टार्ट किया था चैप्टर कि अगर हम किसी चीज को चलते हुए देखते इसका मतलब वो जिंदा है। सम ऑफ दीज मूवमेंट आर इन फैक्ट रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। अब हमने दो तरह का मूवमेंट पढ़ा था। एक मूवमेंट हमने पढ़ा था ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, और बच्चों जो दूसरा मूवमेंट हमने पढ़ा था वो नॉन ग्रोथ रिलेटेड पढ़ा था। अब आगे देखो, अ सीड जर्मिनेट एंड ग्रोस एंड वी सी दैट द सीडलिंग मूव ओवर द course of a few days it pushes soil aside and comes out, but if its growth were to be stopped these movement could not happen। यानी कि सीड को जब आप ग्रो करते हो तो सीड नीचे से ऊपर आता है, और जब सीड नीचे से ऊपर आता है तो वो ग्रो करके आता है। यानी कि सीड मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन वो कैसा मूवमेंट है? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। अगर हम उसकी ग्रोथ को रोक देंगे तो ये मूवमेंट भी नहीं होगा। आगे देखो, सम मूवमेंट एज इन एनी एनिमल एंड सम प्लांट आर नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ। लेकिन कुछ मूवमेंट ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होते हैं, जैसे मिमोसा प्यूडिका छुई हुई प्लांट, अगर आप उसको छू लोगे तो वो श्रिंक कर जाएगा, लेकिन क्या उसमें ग्रोथ होगा? नहीं होगा। अब हम आपको पढ़ा रहे तो क्या हम बढ़ते जा रहे हैं? नहीं बढ़ते जा रहे हैं ना, है ना, हाइट थोड़ा हमारी बढ़ती जा रही है। तो हमारा मूवमेंट कैसा हो गया? नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो गया। आगे देखो, अ कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलो कट चिविंग, ये सारे मूवमेंट कैसे हैं? जो ग्रोथ से नहीं होते हैं। अब आगे ध्यान से समझो और आगे के बारे में देखो, ये सारे ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। आगे की बात करते हैं, आगे देखो ध्यान से। If we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to environment is carefully controlled. Each kind of change in the environment evokes an appropriate movement in response। यानी कि ये सारे मूवमेंट आप देखो कंट्रोल मूवमेंट है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी दाएं बाएं हो रहा है, सब प्रॉपर मूवमेंट है। और ये सारे प्रॉपर मूवमेंट किस वजह से हो रहे हैं? हमारे इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है। इन्वायरमेंट में चेंज होता है, इन्वायरमेंट इवोक करता है, उसलिए हम लोग इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। When we want to talk to our friend in class, we whisper rather than shouting loudly। अगर आपको क्लास में अपने दोस्त से बात करनी तो आप धीमे ही बोलोगे ना, चिल्लाओगे तो है नहीं, क्योंकि अगर आप चिल्ला रहे हो मतलब आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में नहीं हो, तो आप धीमे ही बुलाओगे। इसी तरह आगे देखो, क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट, देयरफॉर सच कंट्रोल्ड मूवमेंट must be connected to recognition of various event and environment followed by only correct movement and response। इस वजह से हमारे बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है तो हम उस चेंज को अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकें। बात समझ में आई? और वो रिस्पॉन्स काफी कंट्रोल्ड मैनर में हो। आगे की लाइन देखो, इन अदर वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिस्टम होता है, किस चीज का सिस्टम होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिस्टम होता है। आगे ध्यान से देखो, in keeping with the general principle of body organization in multi-cell organism, special tissue are used to provide this control and coordination। एनिमल्स में स्पेशल टिश्यू होती है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है, जैसे हमारे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। इसके साथ साथ में हमारे में हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, तो स्पेशल टिश्यू है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है। अब एनिमल के नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेनली कैसे होता है? अभी तो नर्वस टिश्यू और साथ साथ में हमारी मसल के थ्रू होता है, क्योंकि आपका ब्रेन मैसेज भेजेगा और आपकी मसल मूव करेगी, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9। अब आगे बता रहा है कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, यानी जब आप किसी गर्म चीज को टच करते हो तो गर्म चीज को टच करने पे क्या होता है? ध्यान से देखो, जब आप किसी गर्म चीज को टच करते हो तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, वी नीड टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू इट। हमको पहले उसको डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्स करना है। डिटेक्ट कैसे करेंगे? रिसेप्टर से, जो कहां प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन में। तो रिस्पॉन्स कौन करेगा? हमारा मसल रिस्पॉन्स करेगा। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? हमको कैसे पता चलेगा हम हॉट ऑब्जेक्ट छू रहे हैं? तो ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशल टिप ऑफ नर्व सेल, यानी सारी इंफॉर्मेशन हमारा स्पेशल टिप ऑफ नर्व सेल डिटेक्ट करेगा। यानी कि कौन डिटेक्ट करेगा? यहाँ पे डेंड्राइट डिटेक्ट करेगा। यहां तक बात समझ में? दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन। ये रिसेप्टर कहां होते हैं? सेंस ऑर्गन में होते हैं, जैसे आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है, गस्टेटरी रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? टेस्ट, आपके टंग में है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है? स्मेल। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बाबू कहां पे है? आपके नोज में है, यानी कि आपकी नाक में है। अब आगे ध्यान से देखो और आगे समझो, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्रेटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। जब ये इंफॉर्मेशन कहां आती है? डेंड्रेटिक टिप पे आती है। तो ध्यान से समझना,
सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर जब ये इंफॉर्मेशन आती है डेंड्राइटिक टिप पे, उस टाइम पे केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन से जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब क्या होता है, दिस इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू सेल बॉडी, और सेल बॉडी से इंपल्स कहां जाती है, एक्सॉन, और एक्सॉन से कहां जाती है, एक्सॉन के एंड तक जाती है। At the end of axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals, यानी एक्सॉन के एंड पे जो यानी नर्व एंडिंग पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, और ये केमिकल कहां रिलीज होते हैं, साइनैप्स पे, और साइनैप्स को क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन अ डेंड्राइटिक ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, इसके बाद अगला न्यूरॉन लगा होता है, और उसमें फिर से यही जो केमिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अगर आप प्रॉपर वे में क्लास देखोगे तो आपको इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। बात समझ में आ रही ना, आगे देखो। दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इंपल्स ट्रेवल इन द बॉडी। अ सिमिलर synapse finally allow delivery of such impulse from neuron to other cells such as muscle or gland। इसके साथ इसी तरह इंपल्स आपका ब्रेन क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके वहां से रिस्पॉन्स भेजेगा, और उस रिस्पॉन्स को इसी तरह से हमारी पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। यहां तक बात समझ में आ रही है, आगे की लाइन देखो। इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन, एंड इस जो हमारी न्यूरॉन होती है वो स्पेशलाइज होती है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के लिए। बात समझ में आई। साइनैप्स की जरूरत क्यों होती है, कि उसकी साइनैप्स वन वे पाथ क्रिएट करता है, यानी कि नर्व इंपल्स डेविएट ना हो, यूनिडायरेक्शनल हो, इस वजह से इंपल्स में साइनैप्स प्रेजेंट होता है। आगे ध्यान से देखो। अब यहाँ पे लुक एट फिगर 6.1, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। तो 6.1 फिगर देखने के लिए बोल रहा है, ये है फिगर 6.1, और यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि कहाँ इंफॉर्मेशन एक्वायर हो रही है। तो इंफॉर्मेशन कहाँ एक्वायर होगी, डेंड्राइट्स पे एक्वायर होगी, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। पहला आपको समझ में आ गया इंफॉर्मेशन कहाँ एक्वायर होगी, डेंड्राइट्स पे। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है दो विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कहां से ट्रेवल करेगी, तो एक्सॉन से ट्रेवल करेगी, ठीक है, एक्सॉन से। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा वेयर दिस इंपल्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। इंपल्स केमिकल सिग्नल में कहां कन्वर्ट होगा, तो कहां कन्वर्ट होगा बच्चा, साइनैप्स पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। साइनैप्स क्या होता है, साइनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। तो यहाँ पे नर्व एंडिंग है, ये क्या है, साइनैप्स, ठीक है, तो साइनैप्स पे कन्वर्ट होगा। नर्व एंडिंग के बाद क्या है, साइनैप्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे देखो, यहां कुछ बता रहा है, पुट सम शुगर इन योर माउथ। इसके बाद अपने नाक को प्रेस कर लो। इसके बाद क्या करना है, वाइलेटिंग लंच ब्लॉक योर नोज। खाना खाते हुए अपने नाक को ब्लॉक कर लो। फिर पूछ रहा है इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड। अगर आपका नाक ब्लॉक है तो फूड और शुगर कैसे टेस्ट करेगा, सिर्फ पता चलेगा मीठा तीखा खा रहे हो, स्मेल नहीं पता चलेगी। आगे क्या दिया है, इफ सो व्हाई माइट दिस बी हैपनिंग, क्योंकि जो आपके नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो चुका है। रीड एंड टॉक अबाउट दिस पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, और सिमिलर सिचुएशन कब होती है, कोल्ड के केस में होती है। यहां तक बात समझ में आई। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की, इसके साथ रिफ्लेक्स आर्क की। तो आज की क्लास इतनी ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।